इंडिया चाइना को कभी बेट नहीं कर सकता। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली उनका पॉइंट गलत भी नहीं है, क्योंकि 1980 में इंडिया और चाइना के जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थे। जहाँ चाइना के जीडीपी आज $18 ट्रिलियन है, वहीं इंडिया के जीडीपी आज $3 ट्रिलियन है, और ये गैप काफी बड़ा है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो ये साबित कर देगा कि चाइना का मॉडल इंडिया में कभी काम ही नहीं करता। और जो लोग चाइना को कॉपी करने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में इंडिया को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। एक आदमी था डेंग जियोपिंग, जब उन्होंने चाइना की कमांड संभाली तब चाइना बहुत करीब था, क्योंकि माओ ज़ेडुंग की कई इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद वहाँ की इकोनॉमी बहुत कमजोर पड़ चुकी थी और कई लोग भूख से मर रहे थे। तो डेंग ने सोचा कि अगर चाइना को अमीर बनना है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनना होगा, और इसी सोच के साथ उन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए और पुरानी पॉलिसीज को बदल दिया। फिर 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। By adding China to the WTO, we strengthen the organization. और 2009 तक आते आते वो जर्मनी को पीछे छोड़ के दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाता है। In many sectors where Germany was really dominant, China is now in the lead. और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये पूरा प्लान्ड वॉर स्ट्रेटेजी थी और ये जंग चाइना जीत चुका था। पर अब ये सब सुन के एक सवाल आता है कि फिर इंडिया ने ये सब क्यों नहीं किया। अब कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे लोगों की फ्रीडम है, यहाँ पे राइट्स हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में चाहते हो कि इंडिया में भी वही होता जो चाइना में हुआ। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में चाइना ने 15 लाख लोगों को उनके घर से उठा के फेंक दिया था बिना किसी कॉम्पनसेशन के। कोई कोर्ट नहीं, कोई अपील नहीं। Speaking your mind can be dangerous in China. In recent years, all over China, millions of people have been forced out of their homes or off their land by developers working with corrupt government officials. इनफैक्ट 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी में सिर्फ 50 दिनों के अंदर एक ही शहर में 19,000 फोर्स्ड अबॉर्शन करवा दिए गए थे। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं को जबरदस्ती उनके घर से उठा के अबॉर्शन सेंटर तक ले जाया गया था। ये सिर्फ बेसिक पॉपुलेशन कंट्रोल जैसा नहीं था, ये लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट छीन लेने जैसा था। क्या तुम चाहोगे इंडिया में अपने साथ ऐसा होना? नहीं ना। तो फिर ये मत सोचो कि इंडिया ने गलत किया। इंडिया ने एक चॉइस की और उस चॉइस का नाम है डेमोक्रेसी। पर अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ग्रोथ और डेमोक्रेसी साथ चल सकते हैं? सबसे पहले तो ये मिथ तोड़ते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। नहीं, चाइना की पॉपुलेशन भी तो 1.4 बिलियन है और इंडिया की भी। पॉपुलेशन एसेट भी हो सकती है और लायबिलिटी पे डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पर कि क्या वो प्रोडक्टिव है। इंडिया की 46% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में काम करती है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 17%। मतलब 46% लोग सिर्फ 17% वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी क्राइसिस है। और मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 14% है और चाइना 25%, मतलब डबल। एक सॉफ्टवेयर कंपनी कितने लोग हायर करती है? 10,000, 50,000। और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कितने लोग हायर करती है? करोड़। इंडिया ने सर्विसेज में सक्सेस पाया, आईटी, बीपीओ, कंसल्टिंग, वो वैल्यूएबल है लेकिन वो नैरो है। अब करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना था, चाइना ने ये किया, तो इंडिया ये क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इंडिया में स्टेट कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। स्टेट कैपेसिटी मतलब कि जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है क्या वो एक्चुअल में होता है? जैसे रोड अनाउंस हुई तो बनी क्या, स्कूल सैंक्शन हुआ तो चल रहा है। इंडिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग की वजह से नहीं बल्कि लैंड एक्विजिशन और प्रोजेक्ट अप्रूवल की वजह से डिले होते हैं। इनफैक्ट एक गवर्नमेंट एनालिसिस के हिसाब से डिले हुए रोड प्रोजेक्ट्स लगभग 78% और रेलवे प्रोजेक्ट्स में लगभग 75% केसेस में लैंड एक्विजिशन एक मेजर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2015 में अप्रूव हुई, लेकिन लैंड एक्विजिशन और परमिशन डिले की वजह से ये प्रोजेक्ट भी कई सालों तक डिले हुआ और आज भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। या फिर टाटा नैनो का एग्जाम्पल ले लीजिए। टाटा मोटर्स वेस्ट बंगाल में नैनो बनाना चाहती थी, एक अफोर्डेबल कार, लेकिन जमीन को लेकर वहाँ भी काफी प्रोटेस्ट हुए और काफी कोर्ट केसेस चले और आखिर में टाटा मोटर्स ने प्लांट गुजरात में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि प्रोटेस्ट हमेशा गलत होते हैं या बिजनेसेस हमेशा सही होते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब कोई प्रोजेक्ट सालों तक अटका रह जाता है तो नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, बिजनेसेस का भी होता है और वर्कर्स का भी होता है और सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी का होता है। लेकिन इन सब का एक ही रीजन नहीं है, एक बड़ा रीजन और है, गरीबी। क्योंकि गरीबी बैड पॉलिटिक्स क्रिएट करती है। सोचो आज रात अगर आपको अपने खाने का अरेंज करना है तो आप अगले 10 साल बाद वाले रोड प्रोजेक्ट का सोचोगे या फिर जो आज फ्री राशन मिल रहा है उसके लिए वोट दोगे? इसका आंसर सिंपल है,
तो मतलब गरीबी और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। सच ये है कि इंडिया एक कहानी नहीं है, इंडिया दो रियलिटीज का नाम है। पहला इंडिया जहाँ इसरो चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल तक पहुंचा देता है, जहाँ यूपीआई ने पेमेंट का तरीका बदल दिया और आज दुनिया के कई देश उस मॉडल को अपना रहे हैं, और जहाँ इंडियन फाउंडर्स $बिलियन की कंपनी बना रहे हैं, जहाँ सुंदर पिचाई, सत्या नदेला और इंद्र नूई जैसे लोग ग्लोबल लीडरशिप की मिसाल है। फिर है दूसरा इंडिया जहाँ स्कूल्स की बिल्डिंग है पर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं पर डॉक्टर नहीं है, रोड्स बन गई हैं पर पानी और सीवर लाइन अभी तक नहीं पहुंची, इंटरनेट आ गया पर क्वालिटी एजुकेशन आज भी नहीं आई। और ये दोनों इंडिया एक ही मैप पर रहते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि इंडिया फ्यूचर है वो भी गलत नहीं है, और जब कोई कहता है कि इंडिया के बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो भी गलत नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ एक इंडिया दिखाता है पर असली इंडिया दोनों को एक साथ देख कर समझ आएगा। पर चाइना को देख के ये लगता है ना कि उसके पास तो सब कुछ है, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक चीज वहाँ पे खत्म होती जा रही है और वो है यंग पीपल। और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी से, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए चाइना ने लगभग 35 सालों तक फैमिलीज को सिर्फ एक ही बच्चा रखने दिया। उस वक्त ये डिसीजन सही लगा, लेकिन आज चाइना उसी एक डिसीजन की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, क्योंकि यंग वर्कर्स कम होते जा रहे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मतलब काम करने वाले कम और उन पर डिपेंड होने वाले ज्यादा। इसीलिए आज चाइना लोगों को इंसेंटिव दे रहा है सो दैट उनका बर्थ रेट बढ़ जाए, लेकिन बर्थ रेट फिर भी नहीं बढ़ रहा। और सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट भी काफी प्रेशर में है। कई जगह इतनी बिल्डिंग्स बन गई है कि उन्हें गोस्ट सिटीज कहा जाने लगा है, और डिमांड कम होने की वजह से एवरग्रीन जैसे रियल एस्टेट जायंट्स भी काफी डेप्थ में जा चुके हैं। ऊपर से कोविड के बाद बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये आता है कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को पूरे तरीके से क्यों नहीं मिली, और इसका जवाब है क्योंकि आज भी इंडिया में लैंड एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन जैसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। बस फर्क इतना है कि इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है, पर जिस प्रॉब्लम में चाइना है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। मैं जानती हूँ कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है वो रियल है, पर इंडिया की ग्रोथ भी तो रियल है। 2014 में इंडिया में सिर्फ 38% घरों में टॉयलेट्स थे, और 2023 में ओवर 100 मिलियन टॉयलेट्स बने स्वच्छ भारत के थ्रू। 2016 में इंडिया कैश बेस्ड इकोनॉमी था, और आज यूपीआई से $2 ट्रिलियन एनुअली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक जमाने में इंडिया को कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं देता था, आज इंडिया ने चंद्रयान 3 लैंड कराया वहाँ जहाँ रशिया फेल हुआ था उसी हफ्ते। ये स्लोली हो रहा है, फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो, हाँ, लेकिन होता जा रहा है। डेमोक्रेसी में यही होता है, तुम एक इंसान को फॉरएवर पावर नहीं देते, लेकिन तुम एक सिस्टम को फॉरएवर इम्प्रूव कर सकते हो, और इंडिया वो कर रहा है अपने टर्म्स पे, अपने स्पीड से। तो फाइनल जवाब, क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल हाँ, पर चाइना बन के नहीं, चाइना की स्ट्रेंथ्स अगले 20 सालों में चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगे। एजिंग पॉपुलेशन, आइसोलेटेड नेबर, गोस्ट सिटीज एंड नो फ्रीडम। बट इंडिया के पास है यंग पॉपुलेशन, दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है स्लो है पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो आज भी फाइट बैक कर रहे हैं। पर ये सब तब काम करेगा जब हम 3 चीजों को बहुत सीरियसली लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, जब हम करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लेके आएंगे। दूसरा, स्टेट कैपेसिटी, जो अनाउंस हो रहा है वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम जब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को वोट देते हैं तो हम खुद अपना फ्यूचर खराब कर रहे होते हैं। हम जब एक वायरल क्लिप बिना सोचे समझे शेयर करते हैं तो हम एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, और जब हम बोलते हैं कि इंडिया में कुछ नहीं होगा तब हम अपने देश को खुद ही रोक रहे होते हैं। चाइना ने जो किया वो एक इंसान के डिसीजन से हुआ, लेकिन इंडिया में जो होगा वो 130 करोड़ लोगों के डिसीजन से होगा, तुम्हारा, मेरा, हर एक का। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ भी सोचने पे मजबूर कर रही है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।